नमस्कार साथियों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं जो डिफेंस के प्रत्येक एग्जामों में पूछा जाएगा आपसे। जीएस और जीके का ऐसा टॉपिक है रिवर सिस्टम का, जिसमें हम गंगा नदी की बात करने चल रहे हैं, जो जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि भारत की ये सबसे पवित्र नदी और भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में भी इसे जाना जाता है। डिफेंस का कोई भी एग्जाम आप देंगे, चाहे आप सीडीएस दें, एनडीए दें, या फिर आप डिफेंस के अन्य एग्जाम में आ सकते हैं, आप जीडी का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर एयरफोर्स के एग्जाम दे सकते हैं, यक्स और वाई ग्रुप के एग्जाम दे सकते हैं, या नेवी से संबंधित कोई एग्जाम आप दे सकते हैं। कोई भी इवन एग्जाम आप देंगे तो वहां पर आपसे रिवर सिस्टम से, इंडिया के रिवर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पर हम गंगा रिवर की आज चर्चा करने वाले हैं। और इस रिवर के बारे में हम उन फैक्ट्स पर बात करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। नो डाउट गंगा रिवर आपके अपने देश की रिवर है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे लंबी रिवर भी है। इसके बारे में आप बहुत कुछ सब जानते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को एक सिस्टमेटिक ढंग से बताने का मैं प्रयास करूंगा, जिसके बारे में आप देखेंगे तो आपको गुड फील आएगा। और आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो अपने आप को बेहतर स्थिति में रखेंगे, और आप देखेंगे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन आज के बाद गंगा रिवर से तो मिस नहीं होने वाला है। तो चलिए क्लास की बिगनिंग करते हैं, और आप देखेंगे यहाँ टॉपिक आपका शुरू हो रहा है। आप एक सामने देख रहे हैं, यहाँ पर बेटा रिवर सिस्टम आपको दिख रहा है, बहुत ही स्पष्ट न दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, और देखेंगे जरा। यहां पर आप देखो, ये बेटा अलकनंदा नदी बनी हुई, इधर से आप देखोगे तो ये भागीरथी नदी बनी हुई। दोनों का संगम यहाँ देवप्रयाग में होता है, और देवप्रयाग से होते हुए ये ऋषिकेश से होते हुए, हरिद्वार से होते हुए ये गंगा रिवर ऐसे चल रही है। ऐसे कानपुर से होते हुए यहाँ आप देख रहे हैं प्रयागराज, वाराणसी होते हुए ऐसे ऐसे पटना होते हुए आप देख रहे हैं फरक, समझ रहे हैं, भागलपुर होते हुए यहाँ आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज के पास पहुंच गई। और उसके बाद यहाँ पर दो जल वितरिकाओं में ये बट जाती है। सिंपल चीज है, हम आपको चित्र के माध्यम से इसको बताने का प्रयास करेंगे, और आज आप देखेंगे कि आपकी चीजें बहुत क्लियर होने वाली है। इसको समझना है। देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये गंगोत्री गंगोत्री हिमनद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है। आप देखेंगे 20 मिनट मेरे साथ रहिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। गंगोत्री हिमनद है, और इस गंगोत्री हिमनद में बेटा ये गोमुख है। गोमुख आप देख रहे हैं, ये गोमुख आप देख रहे हैं, राइट, ये गोमुख। और इससे एक रिवर निकल रही है, और उस रिवर का नाम है, इस गोमुख से जो रिवर निकल रही बेटा उसका नाम है भागीरथी। ये इस रिवर का नाम क्या है? तो हम बोलेंगे कि सर ये तो भागीरथी, ये देखो ये रिवर, ये आप देख रहे हैं, ये रिवर है। इस रिवर का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये तो भागीरथी है। ये रिवर कौन सी है? भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी नदी है। और आप सभी को बताऊं, ये भागीरथी नदी जो आप देख रहे हैं, यह गंगा की मुख्य धारा है। यह गंगा की मुख्य धारा है, गंगा की मुख्य धारा। जरा समझिएगा, अगर आपसे ये बोला जाए कि गंगा की मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका पहला प्रश्न होगा भागीरथी के नाम से। और इस भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड में किस हिमनद से होता है? तो आप बोलोगे गंगोत्री हिमनद से होता है, और गंगोत्री हिमनद के गोमुख से हो रहा है। एक बार कमीशन ने क्वेश्चन किया और उसने पूछा है कि भागीरथी नदी जो है उसका उद्गम कहां से हो रहा, और एग्जामिनर देखो कैसे आपको डाइवर्ट कर रहा है। ऑप्शन में गंगोत्री भी ऑप्शन बना रहा, गोमुख भी बना रहा। तो बेटा जब गंगोत्री और गोमुख दोनों ऑप्शन है, और उनमें से एक चुनना है, तो आपको गोमुख चुनना है। फिर अगर दोनों में एक चुनना हो तो गोमुख चुनना है। वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में हम गंगोत्री हिमनद ही बोलते हैं, लेकिन गंगोत्री हिमनद का जो प्लेस गोमुख है, वहां से इसका उद्गम होता है। और किस नाम से उद्गम हो रहा, तो आप सभी जानते हैं भागीरथी ये नाम से हो रहा उद्गम। वहीं पर हम आपको यहां बताना चाहेंगे बेटा, आपको ये ध्यान देना है। देखो देखो, ये नदी यहां पर मिल गई। ये नदी जहां मिल रही है, आप देखिए जरा, यहां पर, यहां आ गई नदी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या मामला है? ये जो नदी आप देख रहे हैं,
ये नदी हम बोल सकते हैं बेटा धौली गंगा का नाम आपने सुना होगा, और एक विष्णु गंगा का नाम आपने सुना होगा। ये जब विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियां मिल जाती हैं तो इनका नाम पड़ता है अलकनंदा। समझ रहे बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? इनका नाम तब यहां पर अलकनंदा पड़ जाता है, अलकनंदा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये अलकनंदा नदी है। समझ रहे हैं? यहां पर आप देख रहे हैं ये कौन सी नदी है, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो विष्णु गंगा है, विष्णु गंगा। ये आपको ध्यान देना। इधर आप देख रहे हैं ये धौली गंगा है, धौली गंगा। देख रहे हैं विष्णु गंगा के रूप में अलकनंदा आ रही, और धौली गंगा से जब मिलती है तो जहां मिलती है बेटा वहां पर एक प्रयाग बन रहा है। इस प्रयाग को बोलते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। इसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। बोलो समझ पा रहे हैं? तो देखो यहां पर आप देख रहे हैं विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों का संगम हो रहा कहां पर? विष्णु प्रयाग में। समझने का प्रयास करें, यहां से अलकनंदा नदी बह रही है, अलकनंदा नदी चल रही। वैसे इन दोनों का जो उद्गम हो रहा है यहां पर आप देख रहे हैं, इसको बेटा यहां सतोपंथ हिमनद बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? सतोपंथ हिमनद, सतोपंथ हिमनद बोलते हैं। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि अलकनंदा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता तो आपको सतोपंथ हिमनद बोलना है। यह पॉइंट ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं, सतोपंथ हिमनद। राइट, यहां तक कोई शक नहीं होना चाहिए। जैसे ही अलकनंदा नदी आगे बहती है तो आप सभी जानते हैं एक नंदाकिनी नदी है जो नंद प्रयाग में इससे मिल जाती है, अलकनंदा नदी से। समझ रहे हैं? आगे बढ़ेंगे तो एक पिंडार नदी है, पिंडार नदी भी इससे मिल जा रही कर्ण प्रयाग में। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, समझ गए, तो ये नदी आ रही है। ये इस नदी का नाम मैं मान ले रहा हूं क्या है, हम बोलते हैं कि ये नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग। क्या बोल रहा हूं, सॉरी 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 सॉरी, ये यहां नंदाकिनी नदी है। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं नंदाकिनी, ये नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी जहां मिल रही है अलकनंदा नदी से, इसका नाम है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। राइट, ये अब बोल पाएंगे। यानी अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम नंद प्रयाग में हो रहा। फिर आगे जैसे ही आप आगे बढ़ते तो देखो यहां पर एक पिंडार नदी आ रही बेटा। कौन सी नदी आ रही है? तो आप देख रहे हैं यहां पर पिंडार नदी। इस नदी का नाम है पिंडार, पिंडार नदी। और जहां पर ये मिल रही है इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर ये तो कर्णप्रयाग हो जाएगा, कर्णप्रयाग। समझ पा रहे हैं? कर्णप्रयाग में इसका संगम हो गया। और आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पर एक नदी है जो चली आ रही है और इससे अलकनंदा नदी में मिल रही है। आप देखो जरा, अलकनंदा नदी में, और जब ये अलकनंदा नदी में मिलती है तो यहां पर रुद्रप्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग। जरा समझिएगा, इस स्ट्रक्चर को समझिएगा। रुद्रप्रयाग में ये मेन नदी इधर अलकनंदा है और इसकी ये सब सहायक नदियां। आपसे इस तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये जो नदी चली आ रही ये कौन सी नदी है? तो आप बोलेंगे कि ये तो सर मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी। समझ रहे हैं? मंदाकिनी नदी, ये आपको ध्यान रखना। ये मंदाकिनी नदी जो आप देख रहे हैं, केदारनाथ मंदिर का नाम आपने सुना होगा, केदारनाथ इसके तट पर है। यहां पर अलकनंदा नदी जो आप देख रहे हैं, बद्रीनाथ उसके तट पर है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि कौन सी नदी के तट पर अलकनंदा, कौन सी नदी के तट पर बद्रीनाथ मंदिर है या केदारनाथ मंदिर है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ये मंदाकिनी नदी यहां पर अलकनंदा नदी से कहां पर मिल रही है? रुद्रप्रयाग में मिल रही है। तो क्वेश्चन होगा कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम कहां पर होगा? तो आपका जवाब होगा रुद्रप्रयाग में। समझ रहे हैं ये चीज? अब आप जरा देखो, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आशा करते हैं आपको दिखेगा। अब जरा देखिएगा, ये दोनों नदियां मिलने के बाद ऐसे बह रही हैं, दोनों नदियां जहां पर मिल रही हैं इसे देवप्रयाग बोलते हैं। और बेटा देवप्रयाग से ही गंगा नाम पड़ता है, गंगा नाम। यानी अलकनंदा
और भागीरथी का संगम जहां हो रहा है उसे हम देवप्रयाग बोलते हैं, और देवप्रयाग में ही गंगा नाम पड़ जाता है। ध्यान रखेंगे यहां पर जब ये नदी गंगा नाम से बह रही होती है तो यहां पर ऋषिकेश है, ऋषिकेश आप देख रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे हरिद्वार है। और अगर हम हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार की बात करें, समझ रहे हैं, तो बेटा आपको बताना चाहूंगा ये गंगा नदी जो है हरिद्वार से ही मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती। देखो मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर ये मैदानी भाग में प्रवेश, मैदानी भाग में प्रवेश, और जब बेटा ये यूपी में आती है तो यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर यूपी में प्रवेश। देखो यहां समझिएगा, देखो मैंने क्या बताया, आप बहुत सिंपल समझने का प्रयास करें इस स्ट्रक्चर को। गंगा की मुख्य धारा ये है भागीरथी। इस भागीरथी की एक सहायक नदी यहां पर आपको दिखा रहे हैं हम, और वो आके ऐसे मिल जा रही, देखो जरा, जहां पर मिल रही इसका नाम है बेटा भिलांगना, भिलांगना नदी नाम है, भिलांगना नदी नाम है इसका, यह चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो भिलांगना नदी जहां मिलती बेटा, ये उत्तराखंड का टिहरी प्लेस है, यहीं पर टिहरी डैम बनाया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आप जरा इस कंटेंट को समझने का प्रयास करें, अब आपको समझाते हैं, आपके सामने बन गया चित्र। देखो मैंने ये बताया कि गंगा की मुख्य धारा कौन सी बेटा, भागीरथी नदी, ठीक है। आप समझिए इस भागीरथी नदी का उद्गम कहां से होता, गंगोत्री हिमनद के गोमुख से होता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, भागीरथी जब आगे बढ़ रही तो उत्तराखंड में बेटा भिलांगना नदी आके टिहरी में मिल जाती, और यहीं पर जहां भागीरथी और भिलांगना नदी का संगम होता है वहीं पर टिहरी डैम बनाया गया है, टिहरी बांध बनाया गया है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। इधर आप देखो बेटा, इधर सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, वो विष्णु गंगा के रूप में निकल रही, और विष्णु गंगा बेटा धौली गंगा से जहां मिलती उसको हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं, और वहीं से उसका मेन नाम अलकनंदा नदी पड़ जाता। अब ये पूरी जलधारा अलकनंदा नदी की है, ये पूरी की पूरी जलधारा अलकनंदा, और अलकनंदा की सहायक नदियां बेटा यहां पर मिल रही, ध्यान से समझिएगा। नंदाकिनी नदी जहां मिल रही बेटा उसे नंद प्रयाग बोलते हैं अलकनंदा से, जहां पर पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है उसे बेटा कर्णप्रयाग बोलते हैं। फिर आगे देखो, इधर राइट साइड से मंदाकिनी नदी आ रही है और जहां पर अलकनंदा से मिलती बेटा उसे रुद्रप्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा आगे बह रही, अलकनंदा मुख्य नदी इधर की भागीरथी मुख्य नदी, भागीरथी और अलकनंदा का संगम बेटा देवप्रयाग में होता है, देवप्रयाग में, जहां इसका नाम गंगा पड़ता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि गंगा नाम कहां पड़ रहा, तो आप बोलेंगे सर उत्तराखंड में देवप्रयाग है, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम हुआ, वहां पर। जब आप सर्विस पा जाना डिफेंस में तो आपकी हो सकता है वहीं पोस्टिंग हो जाए, तब आप वहां देखेंगे, नहीं तो आप कभी घूमने जाना, अपनी फैमिली के साथ जाना, तो वहां पर आप देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम आपको दिखेगा, जहां इसका नाम गंगा पड़ गया। अब जैसे ही आगे बढ़ते बेटा, गंगा नदी ऋषिकेश से होते हुए बह रही, हरिद्वार। अगला कुप्रश्न करेगा कि गंगा नदी तो पर्वतीय क्षेत्र से निकल रही, बिल्कुल मैं मान रहा हूं। गंगा नदी जब मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती बेटा तो कहां से, हरिद्वार से। यूपी में प्रवेश किस जिले से करती बेटा, तो आप बोलोगे सर बिजनौर से प्रवेश कर रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो इतना स्ट्रक्चर आपको समझ लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जरा, इसको हम पेज नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम पेज नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो, अब हम आपको क्या समझाने चल रहे हैं बेटा, एक मोटा मोटा आंकड़ा माइंड में ये सेट करो कि जो हमारी गंगा नदी है, ठीक है बेटा, गंगा नदी, ये गंगा नदी जो है, अब अगर हम इसके अपवाह तंत्र की बात करें बेटा, अपवाह तंत्र कितने देश में बेटा, तो 2 देश में। देखो अगर गंगा नदी का बेसिन पूछा जाए तो बेसिन तो बेटा 4 देशों तक समाहित हो जाता है। अपवाह तंत्र पूछा जाए इसका तो बेटा हम ये बोल सकते हैं मोटा मोटा आंकड़ा कि एक तो भारत है प्लस एक बांग्लादेश है, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश जा रही, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही, इसका निकास हो रहा, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। अब गंगा नदी अगर बेसिन पूछ लिया जाए तो हम भारत तो बोलेंगे ही बेटा, हम नेपाल भी बोलेंगे, हम चाइना भी बोलेंगे, हम बांग्लादेश भी बोलेंगे। फिर आपके दिमाग में आएगा कि अरे बाबा, चाइना कहाँ गंगा नदी लेकर चले गए आप, तो बेटा बात चाइना की नहीं है,
समझ रहे हैं? बात यहां पर यह है कि गंगा नदी बेसिन, बेसिन का मतलब होता है उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो सिंचित प्रदेश बनता है उसे हम बेसिन बोलते हैं, जहां पर कृषिगत कार्य किए जा रहे हैं। तो जब गंगा नदी की सहायक नदियां उसमें मिलती तो वो सहायक नदियां जहां जहां से भी आई वो उसके बेसिन का हिस्सा होंगी। तो अगर कोई गंगा की नदी जो है उत्तरी भाग से, हिमालयन क्षेत्र से निकल रही और वो तिब्बत वाले भाग से आ रही, वो नेपाल वाले भाग से आ रही, तो हम उसमें तिब्बत और नेपाल के भाग को शामिल करेंगे। तो वो जो तिब्बत वाला भाग उस पे चाइना का अधिकार, इसलिए लोग चाइना बोल देते। तो कई बार आप गूगल में सर्च करोगे, जैसे ही गूगल में सर्च करोगे तो वहां पर लिखा मिलेगा कि इसका जो बेसिन है गंगा नदी का वो भारत में है, बांग्लादेश में, यहां तक बात आपको पछती। फिर आगे लिखा मिल जाता है चाइना है, नेपाल है, तो फिर आपका माइंड स्ट्राइक करने लगता है कि ये क्या लिख रहा है, ये तो लग रहा गलत है। गलत नहीं है, वो सही है, वो बेसिन की बात कर रहा है। तो बेसिन में आपको उन 4 देशों का नाम लेना होगा। दूसरी चीज बेटा, आप जानते हो इस गंगा नदी की लंबाई कितनी, 2525 किलोमीटर लेंथ है। ये तो सभी जानते हैं इसकी लंबाई, राइट? ये इसकी लेंथ है, ये आप देख रहे हैं बेटा, ये इसकी लेंथ है। यहां तक आप समझ रहे हैं? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम समझते हैं। अब आप यहां पर देखो, गंगा नदी में जब हम चल रहे हैं तो भारत के कितने राज्यों में अगर इसका विस्तार देखा जाए, देखो बेटा, अगर हम भारत में देखें, जैसे यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि भारत में 5 राज्यों में अपवाह तंत्र है, यानी जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है बेटा वो 5 राज्यों में है। अब आप बोलेंगे सर 5 राज्य कौन से? तो बेटा देखो, यहां पर आप उत्तराखंड तो बोलोगे ही, है ना? उत्तराखंड से निकल रही नदी, तो उत्तराखंड आप शामिल करोगे, करोगे ही करोगे उत्तराखंड। उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल। देखो ये आप देख रहे हैं बेटा, ये 5 हो गए। उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। 5 राज्यों में इसका विस्तार आपको दिख रहा है। आप देखिए जरा, यहां पर जरा इसको समझने का प्रयास करें। अब आप जानते हो केवल अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इसकी सबसे ज्यादा लंबाई बेटा उत्तर प्रदेश में है, 1450 किलोमीटर में फैली हुई। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी भाई भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है? तो बेटा आपको क्या ध्यान देना है, तब आप बोलोगे सर यूपी में अकेले इसकी जो लेंथ है वो 1450 किलोमीटर है। देखो जरा, यूपी में अकेले 1450 किलोमीटर, पूरे भारत में तो 2525, लेकिन यूपी में ही 1450 किलोमीटर। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगर हम लंबाई के अनुसार क्रम देखें, देखो लंबाई के अनुसार, क्रम देखें ना बेटा, तो सबसे ज्यादा यूपी में लंबी, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद बेटा बिहार है, और बिहार के बाद उत्तराखंड है, और यूके के बाद झारखंड है, झारखंड। ये 5 राज्य हैं। ये लंबाई के अनुसार क्रम है, यानी गंगा नदी का सर्वाधिक अपवातन सबसे ज्यादा कहां लंबा है लंबाई में अगर हम बात करें तो यूपी, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड। यानी सबसे कम लंबाई उत्तराखंड में सिर्फ एक बेटा साहिबगंज जिला है, जहां से गुजरती 40 किलोमीटर के आसपास रेशियो में। और यूपी में सबसे ज्यादा है, 1450 किलोमीटर लंबाई। आप देख रहे हैं यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। आप जानते हैं यूपी के 28 जिलों से गंगा नदी गुजर रही। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको समझना होगा। समझ रहे हैं? हिमालयी नदियों में आपकी ये गंगा नदी आती, तो जब हिमालयी नदी तंत्र में गंगा नदी आ रही है तो ग्लेशियर से उद्गम हो रहा, तो सतत वाहिनी नदियां हैं ये। यानी ये गंगा नदी कैसी नदी, सतत वाहिनी। अगर आपसे ये पूछा जाए बेटा कि गंगा जो नदी है, गंगा नदी कैसी नदी है, तो आप बोलोगे ना कि सर ये तो सतत वाहिनी नदी है। ये जो है नो, गंगा नदी जो है ये सतत वाहिनी नदी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये ले लो।
ठीक है। अब देखो जरा, सतत वाहिनी का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है हिम पोषित, का मतलब होता है जल पोषित। समझ रहे हैं? यहाँ हिम के कारण भी जल बना रहता है और वर्षा के कारण भी जल बना रहता है, इसलिए वर्ष भर जल बना रहता है। गंगा नदी को आपने कभी पूर्णतः सूखते हुए नहीं देखा होगा, तो गंगा नदी सतत वाहिनी नदी। बेटा कुछ नदियों को पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं, जैसे अगर हम पूर्ववर्ती नदी देखें, पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी तो बेटा जानते हैं सिंधु है, सिंधु, सिंधु है। सिंधु के साथ साथ और कौन सी नदी आप बोल सकते हैं बेटा? सिंधु। समझ रहे हैं? सिंधु तो है ही, ठीक है, मैं मान लेता हूं सिंधु है गंग पूर्ववर्ती नदी में। सिंधु के साथ साथ तो आप बोलोगे सर सतलज है, हम बोलेंगे ठीक है सतलज है। सतलज के साथ साथ ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र के साथ साथ बेटा गंगा, गंगा नदी को भी पूर्ववर्ती नदी माना गया। पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है बेटा कि ऐसी नदी जो ढाल के विपरीत दिशा में बह रही हो, जो ढाल का अनुसरण न कर रही हो। पूर्ववर्ती नदी का मतलब आप ऐसे बोलो कि ऐसी नदियां जिनका हिमालय उत्थान के सापेक्ष अपर्दन का दर तीव्र था, अपर्दन का दर तीव्र था, तभी तो हिमालय उत्थित हो रहा था, वो काट के अपना मार्ग बना रही थी, तो इनके अपर्दन का दर तीव्र था। ऐसी नदियों को हम लोग पूर्ववर्ती नदी का दर्जा देते हैं। देखो एक शब्द की कई परिभाषाएं हो सकती, समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना, कई बार कमीशन ने क्वेश्चन किया कि गंगा कैसी नदी, तो पूर्ववर्ती नदी, आप उसे अनुवर्ती न कर देना, ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसे भी आपको जानना होगा। दूसरी चीज यहां पर आप देखो, कुछ पॉइंट आपके दिए गए। आप जानते हैं विश्व में गंगा नदी बेसिन का जो क्षेत्र है, मैदानी जो प्रदेश है, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है और यहां पर जलोढ़ मृदा का विकास हुआ। अब आप बोलेंगे सर जलोढ़ मृदा क्या होती है? बेटा जो एलुवियल सॉइल होती है ना, वो बहते हुए जल के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित होती। बहते हुए जल के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इसका विकास होता है। इसलिए भारत में जो जलोढ़ मृदा वो सर्वाधिक उपजाऊ है, उसकी खनिज विविधता हम कह सकते हैं अधिक, खनिज विविधता उसकी क्या है? अधिक है। तो यहां पर आप देखो जरा, लंबाई बोल रहे हैं 2525 किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखो भारत की सबसे लंबी नदी, चलो मैंने मान लिया, साथ में भारत में बहने वाली जलोढ़ मैदान दुनिया के सबसे बड़े और उपजाऊ मैदानों में से एक है। अब जलोढ़ मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक बांगर और एक खादर, ये आपको ध्यान देना है। बांगर जो है वहां पुरानी जलोढ़ मृदा मिलती, क्योंकि वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र नहीं होता बेटा, वो ऊपरी नदी बेसिन में होता है। और जो खादर प्रदेश होता है वो निम्न नदी बेसिन में होता है, बाढ़ से प्रभावित होता है, तो नवीन जलोढ़ मृदा का विकास होता है, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ रहे? इसी प्रकार आगे देखो, उद्गम, गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, चलो ठीक है मैंने मान लिया। यहाँ पर जहां से निकलने वाली नदी को भागीरथी, देखो लिखा हुआ है भागीरथी कहते हैं, ठीक है। मुख्य स्रोत धारा देखो बेटा कौन सी? भागीरथी। अन्य प्रमुख धारा देखो बेटा अलकनंदा। गंगा का वास्तविक निर्माण देवप्रयाग पर होता। देवप्रयाग में आपने क्या पढ़ा कि भागीरथी प्लस अलकनंदा का संगम होता है, तो जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो रहा है उसे हम देवप्रयाग बोल रहे हैं। सिंपल, समझ रहे हैं? उसे आगे देखो, भागीरथी प्लस अलकनंदा दैट इज गंगा, यहां लिखा हुआ है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिल जाती है देवप्रयाग में तो गंगा नाम पड़ जाता है। सिंपल है, आपको देखो जो स्टार्टिंग में चित्र बनाया उसको माइंड में सेट करना है, वो सेट हुआ तो अपने आप क्वेश्चन होना चालू हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं? वही देखो गंगा का मार्ग, देखो ऊपरी धारा देखो बेटा, अपर में देखो यहाँ पर्वतीय भाग है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों से निकल रही गंगा, मैदान में तो हरिद्वार से प्रवेश कर रही ना, तो देखो बेटा गंगोत्री जो है उत्तरकाशी देवप्रयाग ऋषिकेश हरिद्वार, ये गंगा नदी गंगोत्री से चल रही, उत्तरकाशी आती, देवप्रयाग आती, ऋषिकेश आती, हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद हरिद्वार से ही मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, भारत की पवित्र नदी है जिसके बारे में आप जान रहे हैं, जानना चाहिए, अपने देश के बारे में जानिए। विशेषताएं देखिए, तीव्र ढाल है, जल प्रपात है, तीव्र धारा है, जल विद्युत क्षमता इसकी अधिक है, यहां पर आप देख रहे हैं। मुख्य धारा में जब आप आओगे मिडिल वाले भाग में, तो ये इंडो जो गंगा का मैदानी प्रदेश है जिसे गैंगेटिक बोलते हैं, वहां पर आप देखोगे कि आपको प्लेन दिख जाएगा, और ये प्लेन कहते हैं पूरे विश्व में
सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो हरिद्वार से गंगा जब निकलती है तो उत्तर भारत के मैदानों में क्या करती, प्रवेश करती, समझ रहे हैं। और हरिद्वार से जब वो निकलती तो यूपी में कहां प्रवेश करेगी, बिजनौर जिले में। तो ये भी क्वेश्चन एक आ जाता है कि यूपी में प्रवेश किस जिले से होता है, तो बिजनौर। तो हरिद्वार, तो देखो बेटा, हरिद्वार से होते हुए बिजनौर, कामा कन्नौज, कामा प्रयागराज, देख रहे हैं, कामा वाराणसी, कामा पटना, पटना से होते हुए बेटा भागलपुर, भागलपुर से फरक्का, फरक्का से होते हुए एक जलधारा बेटा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। एक जलधारा पश्चिम बंगाल में चल पड़ती है, जिसको हम लोग वितरिका नाम देते हैं, वितरिका, वो हुगली नाम से जानी जाती है, गंगा की ही जलधारा है। एक धारा गंगा की वितरिका आप बोल सकते हैं। वितरिका का मतलब होता है जो मुख्य धारा से अलग हो जाए, जो मुख्य धारा से क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो फरक्का बैराज से हुगली नदी बन के चल पड़ती पश्चिम बंगाल में, और कोलकाता हावड़ा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही। और एक गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती, जहां उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। आगे चल करके वो ब्रह्मपुत्र जमुना नदी से मिल जाती, फिर आगे चल करके वो मेघना से मिल जाती, और मेघना नाम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है ना। तो इस तरह के कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देना है। विशेषताएं देखो, अत्यधिक जलोढ़ निक्षेप होता है, मेंढर यानी घुमाव वाली नदी, बड़े बड़े उपनदियों का संगम एरिया है। बिल्कुल, आप जानते हैं गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, पूरे विश्व में फेमस है, कुंभ होता है यहाँ पर, आपको पता है। अगर हम निम्न धारा की बात करें बेटा, यहाँ पर तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में आपको मिलेगा नीचे। और एक बात बताऊं, जैसे जैसे यूपी के पूर्वी भाग में आप जाते, बिहार में जाते, पश्चिम बंगाल में जाते, वो निम्न नदी बेसिन क्षेत्र है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। तो वहां खादर, बांगर और खादर, खादर जलोढ़ मृदा का विकास हो रहा है, और खादर बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। तो गेहूं का बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है, चावल का, ध्यान रखेंगे आप। वही फरक्का बैराज, अब फरक्का नाम कहां पर है बेटा, बंगाल में है। तो गंगा, गंगा का अंतिम बड़ा ये मॉडिफिकेशन है आप बोल सकते हैं। इसके बाद गंगा कई शाखाओं में विभाजित होती है, यानी वितरिकाओं में। इसको एक शब्द दो यहां, वितरिकाओं में। वितरिका का मतलब होता है बेटा कि मुख्य धारा से अलग हो जाना, समझ गए। फिर यहां देखो, भारतीय भाग है हुगली, जब आप पश्चिम बंगाल में आते हो, ठीक है, जैसे मान लो ये जलधारा आ गई, ये हम पद्मा बोल रहे हैं बांग्लादेश में, लेकिन इसकी एक जलधारा इधर चल पड़ी ऐसे वेस्ट बंगाल में, तो इसको हम हुगली नाम दे रहे हैं। ये कोलकाता हावड़ा से होते हुए जा रही, दोनों ही जलधाराएं यहां बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। अच्छा, ये चीज आप ध्यान दो जरा, देखो त्रिभुजाकार आकृति में डेल्टा का निर्माण हो रहा है यहाँ, हुगली और गंगा मेघना के बीच का भाग। यहाँ सुंदरवन के डेल्टा पाए जाते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं बेटा, जिसे मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। और मैंग्रोव वन यहाँ समुद्र के तटों पर है। इनकी जड़ें इतनी मजबूत होती कि ज्वार के आने की तीव्रता को रोकती। इसीलिए बेटा जानते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम लोग टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ज्वारी वन भी बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे ज्वारी वन किसे कहते हैं, आप बोलेंगे बहुत ईजी, हमारे सर ने पढ़ाया, मैंग्रोव वनों को बोलते हैं ज्वारी वन। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं बेटा, पद्मा नाम से, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो भारतीय भाग में हुगली, बांग्लादेश में बेटा पद्मा, समझ रहे। सुंदरवन डेल्टा आप देखो, सुंदरवन डेल्टा पूरे दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अब आपसे कोई पूछे सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियों से निर्मित हो रहा, आप बोलेंगे बहुत ईजी है यार, गंगा नदी आप बोलो, ब्रह्मपुत्र नदी, साथ में मेघना भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गंगा ब्रह्मपुत्र या साथ में मेघना जोड़ सकते हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों के मिलने से सुंदरबन डेल्टा बनता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। यहाँ कैसे बन पाया जा रहा है, मैंग्रोव, मैंग्रोव वनों को क्या बोलते, टाइडल फॉरेस्ट बोलते बेटा, टाइडल फॉरेस्ट। ये ज्वारी वन कहला रहे, ये भी आपको ध्यान देना। वहीं देखो बेटा, रॉयल बंगाल टाइगर का निवास है, ये किसका निवास है, रॉयल बंगाल टाइगर का। अगर हम गंगा बेसिन के क्षेत्रफल को देखें बेटा, तो देखो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर, देश का 26% क्षेत्र इसी में आ जाता है, गंगा बेसिन में। देश की 40% जनसंख्या इस बेसिन में निवास कर रही, गंगा बेसिन में। देश की 25% कृषि भूमि बेटा यहाँ पर है। इस गंगा बेसिन को अगर आप देखोगे तो 4 देशों में पड़ेगा। भारत बांग्लादेश फेमस है, नेपाल आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। चाइना मतलब तिब्बत वाला क्षेत्र, समझ रहे। नदी के अपवाह तंत्र में सहायक जो नदियां है वो भी ध्यान रखेंगे। आगे देखो महत्व, आर्थिक महत्व बेटा देखो, कृषि के लिए जल की उपलब्धि, परिवहन, यहाँ
आप जानते हैं नेशनल वाटरवे आपके इलाहाबाद से गया हुआ कोलकाता तक, हल्दिया का नाम सुना है? हल्दिया, पश्चिम बंगाल में हल्दिया नाम सुना है? तो नेशनल वाटरवे निकला हुआ यहाँ इलाहाबाद से, प्रयागराज से होते हुए, वाराणसी से होते हुए हल्दिया तक चला गया है। ध्यान रखेंगे आप, समझ रहे हैं? तो ये मत्स्य पालन आप देख रहे हैं, उद्योगों का केंद्र है, सांस्कृतिक महत्व, हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी, संगम कहाँ हो रहा है? प्रयागराज, त्रिवेणी के नाम से फेमस। ये सब सिंपल चीजें हैं, आप जानते हैं, समझ रहे हैं? गंगा से संबंधित आप जानते हो राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को दिया गया था 2008 में। तो ये आप देखो जरा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन चलाया गया, ध्यान रखेंगे। साथ में नदी की सफाई, घाट विकास, जैव विविधता संरक्षण संबंधित कार्य किए गए। स्मार्ट गंगा नगर यहां बनाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, जिसमें हरिद्वार और ऋषिकेश का नाम लिया जा रहा, आप देख रहे हैं। वहीं आप देखो, मैंने कहा था ना इलाहाबाद से हल्दिया तक, देखो इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। इस नेशनल वाटरवे की लंबाई कितनी? 1620 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग यहां पर आप देख रहे हैं। गंगा नदी डॉल्फिन की अगर हम बात करें बेटा, यहां तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया गंगा नदी डॉल्फिन को। देखो गंगा नदी डॉल्फिन ये राष्ट्रीय जलीय जीव है आपके इसी में, गंगा रिवर में, समझ रहे हैं? दूसरी चीज आप देखो जरा, IUCN में इसे इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल किया गया इस डॉल्फिन को। और इसका प्रमुख क्षेत्र कहां पर बेटा? देखो विक्रमशिला अभयारण्य में, भागलपुर में। विक्रमशिला अभयारण्य कहां पर है? भागलपुर में। और ये गंगा नदी जो डॉल्फिन, इसे IUCN ने इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल किया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पर देखो बेटा, सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आप देख रहे हैं, मैंग्रोव वन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव यहां पर पाया जा रहा। वहीं हुगली नदी मुहाना प्रमुख बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है, यानी हुगली नदी जहां मुहाना बना रही सागर में, वहां पर कौन सा बंदरगाह है? तो आप बोल सकते हैं कि सर ये तो कोलकाता बंदरगाह है। यहां पर छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट। गंगा की मुख्य धारा कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर भागीरथी। गंगा का निर्माण कहां से होता है? देवप्रयाग से। सुंदरबन किन नदियों के संगम से बनता है? तब आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर सुंदरबन किन नदियों के संगम से बनता, तो यह आप बोलोगे गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, समझ गए बेटा? ब्रह्मपुत्र और साथ में मेघना, मेघना बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज केवल दो रखोगे तब भी चलेगा। यहां पर देखो लिखा हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना। गंगा डॉल्फिन का प्रमुख आवास विक्रमशिला भागलपुर, ये आप देख रहे हैं। तो ऐसी चीजें ध्यान रखेंगे। तो गंगा नदी की जो सबसे पहली सहायक नदी है बेटा वो राम गंगा है, ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूं पॉइंट आपको। गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? राम गंगा है। और गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी अगर लेफ्ट साइड से हम बात करें तो वो महानंदा है, ध्यान रखेंगे। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं ना, भारतीय क्षेत्र से बहती हुई जो नदी जा रही है बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, उसकी बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ऐसे ही आपको पढ़ना है। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे डिफेंस एग्जाम विद्याकुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।